नमस्कार, मैं अक्षता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ द लखनवी में। और आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मोक्ष की नगरी काशी के बारे में, जिसे कहा जाता है कि इसे स्वयं महादेव ने बसाया था। और काशी से ही जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ध्वनि सिंह, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनकी जन्मस्थली भी काशी ही है। और ये काशी से जुड़े बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप काशी को कैसे देखती हैं? देखिए, काशी के एक नहीं 3 नाम हैं। काशी को बनारस भी कहते हैं, काशी को वाराणसी भी कहते हैं और तीसरा काशी के नाम से जानी जाती है। काशी का इतिहास करीब 40,000 वर्षों पुराना है। मतलब इस दुनिया में अगर सृष्टि की रचना हुई है तो ऐसा पौराणिक कथाओं और हमारे वेद पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण के मुताबिक काशी सबसे प्राचीन नगरी है जब अस्तित्व में आई थी। ऐसा कहा जाता है कि काशी को स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पे स्थापित किया है और ये पृथ्वी से करीब 30 फुट या 40 फुट की ऊंचाई पे स्थित है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि पूरी सृष्टि का प्रलय हो सकता है लेकिन काशी का कभी प्रलय नहीं हो सकता। तो मेरी जन्मस्थली काशी रही है। मैं जब से मैंने अपने होश संभाला है और इस दुनिया को देखा है तो सबसे पहले मैंने काशी को देखा, काशी को समझा। काशी की गलियों में मैं घूमी, काशी के घाटों पे मैं खेली, गंगा जी के अटखेलिया नाव के साथ हम बोटिंग करने निकल जाते थे। यहाँ की गलियों में, यहाँ के लोकल मार्केट्स में हमारी इतनी सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल सी नगरी है ये काशी। यहाँ के हर एक घर में आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या। इनके बारे में ऐसा प्रचलित है कि यहाँ के हर एक घर में आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ काशी में जैसे ही कोई बाहरी इंसान एंट्री करता है तो उसको यहाँ के अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ाव महसूस होने लगता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहरी का है तो वो काशी को नहीं जानता तो उसके साथ जुड़ नहीं पाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि काशी के कण कण में शिव का वास है। पूरा इसका वातावरण ही अलौकिक शिवमय है और यहाँ बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे हर हर महादेव, भोलेनाथ, बम बम, ये सारी चीज़ें, मतलब सुबह उठते ही अगर आपको कचौड़ी जलेबी की महक मिल जाएगी नाश्ते के साथ तो आपको सुबह उठते ही हर एक व्यक्ति के ज़ुबान से निकलेगा हर हर महादेव। तो माता अन्नपूर्णा की नगरी है और महादेव की ये नगरी है काशी। इसके बारे में कुछ भी कहना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। इतनी खूबसूरत है हमारी काशी कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे इसको बयां करने की। तो मैम, जैसे कि आपकी जन्मस्थली ही काशी है, तो जब आप पैदा हुई और अभी तक आप काशी को देखते आ रही हैं, तो आपने काशी में कौन कौन से ऐसे बदलाव है जो महसूस किए, अच्छा या बुरा जो भी है? देखिए, प्राचीन नगरी काशी होने की वजह से और सकरी गलियां होने की वजह से और चूँकि जो भी घर हैं, जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो काफ़ी पुराने और जीर्ण शीर्ण कुछ जगहों पे अवस्था में हो चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि साफ़ सफाई की जो व्यवस्था, जो दुर्व्यवस्था फैली हुई थी, वो जो मैंने अब तक नोटिस किया है कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जब से हमारे सांसद पीएम मोदी जी आए हैं तब से मुझे साफ़ सफाई, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण, इनमें काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात कि 84 घाटों का शहर है काशी। मोदी जी ने स्वयं अपने नाम पे एक घाट का नाम नमो घाट रखा है। वो मोदी जी के ही नाम पे घाट है। तो जिस तरीके से यहाँ घाटों की सीढ़ियों पे गंगा जी में गंदे कूड़े कचड़े फेंके जाते थे या सीवर की गंदी नाली पाइप, उसके पानी जो प्रवाहित होते रहते थे, तो इसमें पूरे तरीके से तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ, कुछ हद तक काफ़ी रोकथाम लग चुका है। अब आप काशी के घाट पे जाएंगे तो वहाँ गंगा जी का स्वच्छ जल आपको देखने को मिलेगा और जगह जगह पे गंगा आरती इतने खूबसूरत तरीके से सुबह बनारस और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने ज़िम्मा उठाया है आरती कराने का।
नमामि संस्था, सुबह बनारस, तो ये लोग जिस तरीके से आरती करते हैं और गंगा की आरती को इतने खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, तो ये एक विश्व पटल पे बहुत खूबसूरत तरीके से इसका इम्प्रेशन प्रभाव जा रहा है। मैम, जैसे आपने अभी गंगा आरती की बात करी, तो आप बनारस में ही रही हैं, तो ऐसा गंगा आरती जब होती है तो वो फीलिंग कैसी होती है? जब आपने उस चीज़ को अपने सामने देखा तो कैसा लगा आपको? गंगा आरती अपनी आँखों से देखना ऐसा अलौकिक दृश्य लगता है कि मानो स्वयं देवता पृथ्वी पे उतर आए हों और वो आरती कर रहे हो, वो आरती में शामिल हो रहे हों, क्योंकि इस तरीके के कुछ दिव्य और अद्भुत छटा के साथ जिस तरीके के वेशभूषा और पोशाक में जो हमारे ब्राह्मण जो कि नित्य आरती में प्रतिदिन शरीक होते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रतिदिन प्रातः की और सायंकाल की आरती को दोनों आरती करें, तो जो उनकी पोशाक होती है वो इतनी अद्भुत और इतनी दिव्य होती है कि आपको जब आरती की लौ में जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मनुष्य नहीं है, ये कोई देवता है। और उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा होती है, जो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, वो बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत, मतलब आप डूब जाएंगे। सुबह में अगर आप गंगा आरती देखते हैं तो जो सूर्य की लालिमा जब गंगा जी की लहरों पे किरणें जब पड़ती हैं तो वो बहुत ही अलौकिक और बहुत ही मनोहर दृश्य लगता है। ठीक है। आरती के बाद क्या कुछ प्रसाद का भी लेन देन होता है? हाँ, प्रसाद मिलता है, और अगर आप सेलिब्रिटी आते हैं या आप ही आते हैं और आपके कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं संस्था वालों से, तो वो बाकायदा आपको प्रसाद वितरण करेंगे, अंग वस्त्र। प्रसाद में माँ गंगा को बेसिकली जो भी भोग लग जाए, जो भी मीठे खाद्य पदार्थ का या फल का, या अगर आपका मन है कि आप आरती में कुछ अपना धन दान करें, श्रम दान करना चाहें, तो आपको आरती करने का भी अवसर दिया जाता है। और जो भी पूजा पाठ करने का तरीका है वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होने का अवसर आपको मिलेगा। तो उसका एक टिकट और कूपन कटाना पड़ता है, कुछ नाम मात्र की धनराशि देके, उसके बाद आपको ये अवसर मिलेगा। ओके, तो मैम अभी आपने हमें बताया कि काशी में बहुत पतली गलियां होती हैं। हाँ। तो इतनी पतली गलियां होने के पीछे क्या कोई रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न कि इतनी पतली गलियां हैं, या उनका वहाँ का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि पतली गलियां बना दी गई हैं? नहीं, बात ये है ना कि काशी की गलियों में आत्मा बसती है। मतलब ये लाइन का मतलब आप समझ रही हैं कि काशी की गलियों में आत्मा बसती है। ये धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी है। यहाँ पे ज्ञान, साधना और कला तीनों का अनूठा और अनुपम संग्रह है। ये एकमात्र ऐसी नगरी है जहाँ पे आपको विद्या भी मिलती है, जहाँ पे आपको साधु संत और उनकी तपस्या भी देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको कलाकार भी मिलेंगे। ये शिक्षा की, धर्म की, संस्कृति की नगरी है। पहले लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, अपने बच्चों को यहाँ पे विद्या के लिए भेज देते थे, और वो बाकायदा गुरुकुल में रहते थे। वो गुरुकुल आज भी आपको गंगा के घाटों के किनारे देखने को मिलेंगे, और वो अपने पूरे अध्ययन यानी अपनी पूरी पढ़ाई को बिना कंप्लीट किए अपने घर नहीं जा सकते हैं। ना तो उनके माता पिता या परिजन उनसे मिलने आ सकते हैं उस अवधि तक, ना वो अपने घर जाते हैं मिलने। तो एक तरीके से हाँ जी, अभी भी है। संस्कृत के जो भी छोटे छोटे गुरुकुल हैं, जो ब्राह्मण, पुरोहित और जो पूजा पाठ कराने वाली विद्या होती है, जो ये सीखने का तरीका होता है, उसके लिए एक बाकायदा गुरुकुल बना है, जहाँ वो 16 वर्ष की अवस्था तक, 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था में आते हैं, और निरंतर अपनी अध्ययन को कंप्लीट करने तक वो वहाँ 16 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं। तो काशी की गलियों पे लौट के आते हैं। हाँ। तो काशी में कई सारी गलियाँ हैं, मतलब सकरी गलियाँ हैं। ये शहर कुछ इस तरीके से बना ही है, यहाँ की जो स्थापत्य कला है वो कुछ इस तरीके से बनी ही है। आप यहाँ की गलियों में अगर एक गली में आप एंट्री करते हैं तो समझ लीजिए वो आखिरी गली आपको शहर के बाहर के अंतिम गली तक निकलेगी। वो गली आप बिना ऑटो रिक्शा, बिना बाइक, बिना इसके आप पूरा शहर, पूरा बनारस गलियों के थ्रू घूम सकते हैं। कचौड़ी गली है और शीतला गली है। कचौड़ी गली में कचौड़ियाँ मिलती होंगी। हाँ, और कचौड़ी गली है, मुरब्बे पापड़ अचार की गली है,
और कपड़े की गली है, मतलब हर एक चीज़ जो भी वस्तु, हाँ जो भी वस्तु वहाँ पे मतलब बनती है सबकी एक गलियाँ हैं। जी ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, अब हम जाएंगे तो हम यहाँ जाएंगे। और यही वजह है कि यहाँ के जो घर हैं वो काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि सकरी गलियाँ होने की वजह से उनका निर्माण नए तरीके से हो नहीं पा रहा है। और कुछ हद तक इसकी समस्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था तब भी देखने को मिली थी, क्योंकि उसके आसपास के जो घर मकान बने थे वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुके थे। तो उसकी वजह से काशी विश्वनाथ गली के आसपास काफ़ी गंदगी का अंबार लग जाता था, क्योंकि बाहर जो फूल माला रेहड़ी ठेले पटरी वाले जो प्रसाद फूल का वितरण करते थे, वो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से जो गंदगी होती थी और आमने सामने घर होने की वजह से भी, हाँ तो हालांकि कॉरिडोर बनने के वक्त उन घरों को गवर्नमेंट ने 4 गुना मुआवजा दे के उन मकान मालिकों को हटवाया और काफ़ी अच्छा मुआवजा मिला था। सब माला माल हो गए जिनके घर को कोई खरीदता नहीं वो भी 4 गुना रेट लेके माला माल है। तो जनता खुश है हमारी। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर काशी जाइए तो कॉरिडोर और बनारस के घाट ज़रूर देखिए। मैम, हम काशी से जुड़ी इतनी बातें कर रहे हैं और आप स्वयं भी काशी से ही हैं, तो महादेव से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए। महादेव और काशी से जुड़ी कई सारी रोचक कहानियाँ हैं और मैं कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। सबसे पहले तो इसकी कि काशी नगरी बनाई क्यों थी महादेव ने, काशी को काशी हाँ, क्यों, हाँ नहीं बोला क्यों जाता है वो तो हाँ तो महादेव ने काशी बनाई थी कुछ इस तरीके के विचारों से कि जब माता पार्वती से उनका विवाह हुआ था तो माता पार्वती उनके साथ विवाह के बाद कैलाश पर्वत रहने आई। तो कैलाश पर्वत में चारों तरफ जंगल थे, गढ़ राक्षस, हाँ, और माता पार्वती रहने वाली महलों की, राजा हिमालय की पुत्री, पूरे शान शौकत से राजकुमारी की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। ये बात और है कि महादेव को पाने के लिए उन्होंने काफ़ी वर्ष तक तपस्या की थी, बट वो जो उनको आरामदायक स्थिति और जो परवरिश मिली थी एक राजघराने की, एक महल की, वो उस चीज़ को मिस कर रही थी। तो जब कैलाश पर्वत पे वो रहने आई तो वो महादेव से नाराज़ रहने लगी इस बात को लेके। वो इसलिए नाराज़ रहने लगी क्योंकि जो माता पार्वती की सखियाँ थीं वो उनको छेड़ती थी ये कह के कि अरे तुम्हारे पास तो घर नहीं है, तुम तो महलों की रहने वाली, तुम कहाँ इस जंगल में पर्वत पे निर्जन दुर्जन स्थान पे रह रही हो। तो माता पार्वती की नाराज़गी को देखते हुए महादेव ने एक खूबसूरत सी नगरी की परिकल्पना की जो कि कहलाई काशी। और एक और किस्सा बताती हूँ कि काशी में महादेव के साले भी हैं। अच्छा, हाँ, सारंगनाथ, हाँ सारंगनाथ महादेव एक मंदिर है, सारनाथ है, सारनाथ यानी गौतम बुद्ध के उपदेश तक, वहाँ सारंगनाथ देव एक मंदिर है जहाँ पे जीजा यानी कि महादेव और उनके साले सारंगनाथ दोनों के शिवलिंग आसपास एक साथ विराजता है। शिवलिंग में विराजता है, मतलब शिव जी एक तो उनके साले सारंगनाथ का शिवलिंग है और एक खुद महादेव का शिवलिंग है। और सावन के मेले में वहाँ पे, मतलब सावन में वहाँ पे मेला लगता है। वो एकमात्र दुनिया का ऐसा मंदिर है जहाँ पे जीजा और साले का इस तरीके का मंदिर है। तो ये तो रहा। महादेव का दूसरा किस्सा ये है कि 84 घाट हैं काशी में जी। उसमें से एक घाट है मणिकर्णिका घाट, हाँ। और एक घाट है हरिश्चंद्र घाट जी। दोनों शवदाह के लिए यानी अंतिम संस्कार के लिए प्रयुक्त होता है। और जाहिर सी बात है कि इसको मोक्ष की नगरी कहा जाता है, तो पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए सोचते हैं कि हमारे जीवन के जो अंतिम क्षण हैं वो काशी में बीते, हाँ, हमारा प्राण निकले तो वो काशी में निकले, ताकि हम मोक्ष प्राप्त हो जाए, यानी जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाए। तो ये जो 2 घाट हैं ये शवदाह के लिए प्रयुक्त होते हैं। बाकी के सारे घाट पे स्नान, पूजा पाठ, मंदिर, इस तरीके की क्रियाएं होती हैं। तो मणिकर्णिका घाट के साथ किस्सा ये जुड़ा है कि माता पार्वती महादेव के साथ टहल रही थी। मणिकर्णिका घाट पे उनके दोनों कान के स्वर्ण कुंडल गिर गए।
अब गिरने की बाद वो जो है पृथ्वी के अंदर जाते, मतलब वो जहाँ गिरे, समाते चले गए। हाँ समाते चले गए। ये चीज़ विष्णु भगवान ने देखी। तो विष्णु भगवान ने अपना चक्र उठाया और उससे वो उस जमीन को खोदते गए। वो जितना खोदते जा रहे थे उतना अंदर जा रहा था। तो उसकी वजह से जो इतना परिश्रम विष्णु भगवान कर रहे थे, तो पसीने की जो बूंदें टपक रही थी उससे पूरा एक कुंड भर गया वहाँ पे। इतना बूंद पसीने की बूंद हाँ। कुंड भर गया। तो नाम उसका पड़ गया। महादेव ने उनके परिश्रम को देख के उनको आशीर्वाद दिया कि आज से ये घाट मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पे विष्णु भगवान आपकी पूजा की जाएगी, तो इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। तो ये कुछ 2-3 किस्से मैंने आपको महादेव और काशी से जुड़े सुनाए। ठीक है। तो मैम आपने अभी अभी मोक्ष की नगरी के बारे में बात की, हमने भी एपिसोड की स्टार्टिंग में मोक्ष की नगरी के बारे में बात किया। तो काशी को मोक्ष की नगरी क्यों कहा जाता है? हाँ, इसके साथ भी एक छोटी सी स्टोरी है। ऐसी मान्यता है कि काशी करवत। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द लखनवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।